नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 3। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 3। कौशिक ने आश्चर्य से पूछा, अच्छा, तुम्हें बताकर नहीं गया? फिर उसे ध्यान आया कि आजकल सौम्य का व्यवहार बहुत ही बदला बदला लग रहा है। जो सौम्य मीनू को यहाँ लाने के लिए इतना ऐतराज़ करता था, उसने यहाँ तक धमकी दे डाली थी कि अगर मीनू को साथ ले जाओगे तो वह अलग रहने लगेगा। शुरू शुरू में तो उसने बहुत नाटक किए थे, उससे बात नहीं करता था, उसे उसका रहना पसंद नहीं था, वह मजबूरी में उसको झेल रहा था। और अब से मीनू आई है, तब से वह ज़्यादातर बाहर ही बाहर रहता था, केवल सोने के लिए आता था। और उसने कौशिका से कहा था कि सोसाइटी में अभी किसी को पता नहीं है तो कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में बातें फैलने लगेगी कि जवान लड़की के साथ ही 2 लोग रह रहे हैं, तुम झेलो, तुम जानो। वही सौम्य थोड़े दिनों के बाद मीनू से बहुत घुल मिल गया था। उसकी लंबी लंबी बातें उड़ गई थीं कि अगर मीनू रहेगी तो नहीं रहेगा। उल्टा अब कौशिक जब भी उसके लिए घर देखने जाता तो वह रोड़ा अटका देता, मकान में 20 नुक्स निकाल देता। इसी बीच कौशिक ने मीनू के लिए 2-3 जगह जॉब भी ढूंढी थी, लेकिन सौम्य ने सभी को नकार दिया था। किसी में सैलरी की बात निकाल दी थी, बहुत कम है, कि किसी जॉब में यह कह दिया कि यहाँ सुरक्षित नहीं है, कहीं बहुत दूर होने की बात कहकर मना कर दिया था और मीनू को जाने नहीं दिया था। कौशिक सोच रहा था कि यह सब क्या है, यह कैसा विचित्र बर्ताव है। उसके मन में एक शंका ने सिर उठाया, कहीं ऐसा तो नहीं कि सौम्या मीनू की तरफ झुक रहा है। अगर सौम्या मीनू की तरफ झुक रहा है तो कौशिक को इतना बुरा क्यों लग रहा है? यह बात कौशिक नहीं समझ सका। सच बात यह है कि सौम्या का मीनू से ज़्यादा घुलना मिलना बात करना कौशिक को अच्छा नहीं लगता। किस सोच में खो गए हैं आप? मीनू ने कहा तो कौशिक चौंक कर अपने सोच विचार के घेरे से बाहर आया। अच्छा, इतनी जल्दी सवेरे सवेरे कहाँ चला गया? कौशिक को उसका व्यवहार अजीब लगा। उसने सौम्या को फ़ोन किया। सौम्या ने फ़ोन उठाया। सवेरे सवेरे कहाँ चला गया यार? मुझे बताकर तो जाता। अरे कुछ नहीं, अखबार में खबर पड़ी है, वह रोशन नगरवाली। अरे यार, वह मेरा दोस्त था प्रियांशु। क्या? कौशिक के मुंह से निकला। हाँ, और अभी जल्दी ही हमारे यहाँ आया भी तो था। सौम्य भीगे स्वर में बोला। क्या? इस बार कौशिक बहुत जोर से चौंका। अखबार में धुंधली फोटो को तो उसने ध्यान से देखा भी नहीं था, सरसरी निगाह डाली थी। अब उसने जो ध्यान दिया तो उसके मुंह से आह निकल गई। वास्तव में यह तो यही प्रियांशु है जो अभी सौम्य के बर्थडे पार्टी पर आया था। अरे, कौशिक के मुंह से निकला, इस बेचारे को तो बड़ी निर्दयता से मारा गया है। मैं उसी के यहाँ जा रहा हूँ यार, मेरा बहुत पक्का दोस्त था। मैं रास्ते में हूँ, मैंने सोचा तुझे क्या सवेरे सवेरे अपसेट करूँ, इसलिए चला आया। तू तो सो रहा था तो मैंने जगाना ठीक नहीं समझा था, सोचा बाद में तो पता चल ही जाएगा। सौम्य लगभग रोने वाले अंदाज में बोला। अच्छा ठीक है। कौशिक भी उदास हो गया था। आप नाश्ता कीजिए। आप इतना उदास क्यों हो गए हैं? मीनू ने बड़े लाड से कहा। कौशिक देख रहा है कि जितना सौम्य मीनू से बात करने की कोशिश करता है उतना ही मीनू उससे कम बातें करती है, लेकिन उसके जाने के बाद मीनू कौशिक सामने खूब बातें करती है। कौशिक को समझ में नहीं आता यह क्या है। कौशिक बहुत दुखी स्वर में बोला। पर मीनू, दिल तो उदास होगा ही, सौम्य का इतना गहरा दोस्त था और इसकी इतनी दुर्दशा से मौत हुई है, और अभी हमारे यहाँ आया भी था, मैंने उसे देखा भी था, तो दुख तो लगेगा ही। मुझे तो उस इंसान पर गुस्सा आती है कि जिसने उसे मारा होगा, कितनी बेदर्दी से मारा है और कितना बेरहम रहा होगा। वह जी तो चाहता है कि अगर वह मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे गोली मार दूं। अच्छा बताइए, फिर उसे किसने मारा होगा? जाहिर सी बात है किसी दोस्त ने तो मारा नहीं होगा, किसी दुश्मन ने ही मारा होगा। और अगर दुश्मन ने मारा है तो सीधी सी बात है कि प्रियांशु भी कुछ ऐसा काम किया होगा, नहीं तो मारने वाला क्या पागल होगा? और इतनी बेरहमी से मारने के पीछे तो मारने वाले की गुस्सा झलकता है ना।
मीनू की बात में तर्क था। अब इस बात को तो पता पुलिस ही लगाएगी। पुलिस की छानबीन चलेगी तो वह हत्यारे का पता लगा ही लेगी। फिर जेल की सलाखों के पीछे वह सड़ेगा। खैर छोड़ो, आपको क्या, जो होगा सो होगा। हम लोग क्यों अपना मूड खराब कर रहे हैं। आपका मूड ठीक करने के लिए देखिए मैं कितनी अच्छी डिश बनाती हूँ। आप उस तरफ से ध्यान हटाइए। कहती हुई वह किचन में चली गई। थोड़ी ही देर में मीनू ने 2-3 डिश बना डाली। वह कौशिक की कमजोरी जानती है कि वह खाने पीने का शौकीन है। वह उसके स्वभाव को अच्छे से पहचानती है। उसे पल भर में खुश कर देना उसे आता है। बस इतनी की तो तलाश थी कौशिक को कि जो उसके मन में हो वह बात समझ जाए, जो वह सोचता हो वह महसूस करे। और मीनू यही तो कर रही थी। वह ऑफिस के लिए तैयार होने के लिए चला गया। वह सोच रहा था जिंदगी सीधी सपाट चल रही थी। कहाँ तो वह यहाँ आकर उदास था और अब ऐसा मूड आया कि अब वह इसके चक्कर में फंसकर रह गया है। अभी उसे मीनू का इंतजाम करना है, लेकिन अच्छा इंतजाम हो तभी तो वह भेज सकता है। अंदर से उसके दिल ने कहा, क्या तू वास्तव में उसे भेजना चाहता है? सच सच बता, क्या तू सौम्या को बहाना नहीं ले रहा है? सच बात तो यह है कि सौम्या की आड़ लेकर तू खुद ही नीलू को अपने से दूर करना नहीं चाहता। कहीं ना कहीं तेरे मन में भी ये बात है कि मीनू यहाँ से ना जाए। तू मीनू की तरफ झुक रहा है, तू उसे चाहने लगा है। अगर ऐसा नहीं है तो तू आज ही उसे यहाँ से भेज। आज कौशिक के मन में अपनी ही अंतरात्मा की आवाज़ पहुँच रही थी। यह बात उसके दिल ने उसको चुपके से बता दी थी कि वह मीनू से प्यार करने लगा है। और वही क्यों, अकेले वही तो नहीं, मीनू भी तो उसकी तरफ झुक रही है। कौशिक के मन में मीठी सी अनुभूति ने अंगड़ाई ली। उसमें बुराई भी क्या है। आज तक जैसी लड़की के बारे में वह सोचता आया था, मीनू बिल्कुल वैसी ही है। ऐसा लगता है जैसे उसकी कल्पना साकार होकर उसके सामने खड़ी है। वह तो उसे पहली नज़र में ही दिल दे बैठा है। लेकिन यह बात अपने मन में दबाए कौशिक के दिल में हलचल हो रही थी, पर वह ऐसा नहीं था कि अपनी इच्छा किसी पर थोपे। वह शुरू से संकोची रहा है, कम बात करता है, कभी किसी से आगे बढ़कर मेलजोल नहीं करता है। तो यह तो बहुत बड़ी बात है। किसी लड़की का सम्मान उसके लिए बहुत मायने रखता है। आश्रित है वह भी तब जब वह उसी के मीनू बहुत सुंदर लग रही थी। साड़ी तो वह हर समय नहीं पहनती थी, सूट पहनती थी। उसका चेहरा कयामत ढाता था। तब कौशिक का जी करता कि उसे निहारता ही रहे, पर संस्कार उसे ऐसा करने से रोकते थे। लौटकर वह अपने कपड़े निकालने गया तो उसने देखा मीनू किचन में किसी डायरी को देख रही थी और उसमें लाल पेन से क्रॉस का निशान लगा रही थी। कौशिक को उत्सुकता हुई कि उसे कुछ पूछे, लेकिन वह फिर चुप रह गया। वही जब अपने आप बताएगी तभी वह उसकी कहानी सुनेगा। उधर जब सौम्य प्रियांशु के यहाँ पहुँचा और उसने वहाँ का दृश्य देखा तो उसका कलेजा दहल गया। प्रियांशु की बहन दिव्या और माँ का रो रो कर बुरा हाल था और उसके डैडी बिल्कुल बुद्ध बने हुए बैठे थे। उन्हें गहरा सदमा लगा था। प्रियांशु ने उन्हें जाकर धीरज बंधाया तो प्रियांशु के जिगरी दोस्त सौम्य को देखकर उनके सब्र का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगे। प्रियांशु और दिव्या दो ही तो बच्चे थे उनके। देखो सौम्य क्या हो गया, अब तुम्हारा दोस्त कभी लौटकर नहीं आएगा। अब सौम्य की आंखों में भी आंसू रुक नहीं रहे थे और जब उसने प्रियांशु के बारे में पूछा तो बताया कि उसकी लाश तो अभी मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखी है, दोपहर के बाद ही मिल पाएगी। देर रात तक कार्रवाई हुई थी। उसके बाद थके हारे वह लोग लौट आए थे। अब फिर से जाएंगे। दिव्या ने रो रो कर बताया कि माँ तो वहाँ से आ ही नहीं रही थी। कह रही थी कि प्रियांशु अकेला है, वहाँ रात भर अंधेरी कोठरी में कैसे रहेगा। ये बातें सुनकर सौम्या का दिल बैठ रहा था। उसे अपने और प्रियांशु के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। प्रियांशु ने उनके कंधे को थपथपाते हुए कहा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। पोस्टमार्टम हाउस के सामने सभी जमा हुए थे। वहीं पर थाना इंचार्ज भुवन न्यायालय में उससे पूछताछ करने के लिए आया हुआ था। जब प्रियांशु को साथ देखा तो उसने भी पूछा कि आप कौन हैं। प्रियांशु ने बताया कि मैं उसका दोस्त हूँ। तो फिर उसने थोड़ी ही तसल्ली से पूछा, उसके बाद कहाँ आप?
अपना पता नोट कराइए। आपके यहाँ भी बाद में मुझे आना पड़ेगा और इसके साथ ही हमें उसके और भी दोस्तों के बारे में बताइए। फिर प्रियांशु के पेरेंट्स की तरफ घूमकर बोला, और अभी हाल में वह किस किस से मिला, प्रियांशु को उसकी लिस्ट भी हमें नोट कराइए। अभी हम आपसे कुछ भी पूछताछ नहीं कर रहे हैं, बाद में आपके घर आऊँगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। दोपहर के बाद प्रियांशु की लाश मिली। लाश को प्रियांशु के घर ले जाया गया, जहाँ से कॉलोनी वालों को देखने के लिए ताला बंद गया। उसकी हालत देखकर प्रियांशु को गैस आते आते बची। तेजाब से जला हुआ उसका चेहरा पहचानने में भी नहीं आ रहा था। गले और कलाइयों के निशान कहानी बता रहे थे कि उसे कितनी दुर्दशा से मारा गया है। उसकी दाह क्रिया करवाने के बाद निढाल, थका हुआ और टूटा हुआ सौम्या शाम तक घर पहुंचा। कौशिक ने जब उसकी यह हाल देखा तो उसे बहुत सांत्वना दी, बहुत समझाया, लेकिन समय सदमे में पहुंच चुका था और वह प्रियांशु के ही ख्यालों में डूबा हुआ था। प्रियांशु का चेहरा सौम्या के जहन से निकल ही नहीं रहा था। आखिर कौन हो सकता है जिसने इतनी बेदर्दी से उसे मारा है। रह रहकर उसका जबड़ा और मुट्ठें भीग जाती थीं। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख लाल हो जाता था। ऐसा लगता था कि अगर प्रियांशु का हत्यारा उसके सामने आ जाए तो वह उसे कच्चा ही चबा जाएगा, लेकिन उसके बस में कुछ नहीं था। कौशिक उसकी हालत देखकर दुखी हो रहा था, लेकिन सिवाय समझाने के वह भी क्या कर सकता था। दूसरे दिन कौशिक ड्यूटी गया तो सौम्य की हालत को देखते हुए उसने मना किया कि वह छुट्टी कर ले, लेकिन सौम्या नहीं माना। उसने कहा कि वहाँ जाऊँगा तो थोड़ा सा ध्यान बढ़ जाएगा। ऑफिस में सौम्या आ तो गया था, लेकिन उसका रंग उड़ा हुआ था और चेहरे से लग रहा था कि वह किन्हीं ख्यालों में गुम है। कौशिक ने उससे पूछा भी कि क्या बात है, लेकिन वह टाल गया। उसने कुछ बताया नहीं। शाम को जब छुट्टी हुई तो कौशिक ने कहा चलो, लेकिन वह उसके साथ नहीं आया। कौशिक को उसका व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन स्वामी ने बताया कि वह प्रियांशु के घर जाएगा। उसके पेरेंट्स बहुत दुखी हैं, उनके साथ रहेगा, उन्हें सांत्वना देगा। ऐसा कहकर वो प्रियांशु के यहाँ चला गया। दिल्ली में राजेंद्र नगर कॉलोनी लगभग रात के 11 बजे का समय था। अमनोन लाइट जाती नहीं है, लेकिन चांस की बात थी कि इस समय तेज हवा चल रही थी और बादल भी छाए हुए थे। इसी समय अचानक थोड़ी देर के लिए लाइट चली गई। अभी अपने अपने घरों में टीवी देख रहे थे। लोग बालकनी में निकल आए थे। तभी कुछ लोगों की निगाह गली में गई, जहां सफ़ेद कपड़े पहने एक औरत जा रही थी और उसके कानों में एक दर्द भरे गीत के बोल सुनाई पड़े। उन्होंने ध्यान दिया कि वह बड़े ही करुण स्वर में कोई गीत गाती हुई जा रही है। धीरे धीरे वह उनकी आंखों से ओझल हो गई। सभी प्रश्नवाचक निगाहों से एक दूसरे की ओर देखकर पूछने लगे कि भाई देखा तुमने, इस समय यह औरत कहाँ जा रही है, यहाँ क्या कर रही है, और यह कैसा अजीब गीत गा रही है। सब कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है। बालकनी में खड़े हुए सीना ने सहानी जी से पूछा। उन्होंने जानकारी ना होने की मुद्रा में अपने कंधे उचकाए। वही ठीक उसी समय 2 गलियों के बाद एक गली मकान के सामने वह औरत रुकी और दरवाजे को खटखटाया। पारस, पारस, अरे बेटा दरवाज़ा खोलो। गहरी नींद से सोए हुए पारस को किसी ने पुकारा। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। देखा कि आवाज़ दरवाजे से आ रही है। यह माँ इस वक्त कहाँ से आ रही है। बिना सोचे समझे वह उठा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। पारस की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वह दवा खाकर सोया हुआ था। उसकी माँ लक्ष्मी ने उसे स्वयं अपने हाथों से दवा खिलाई थी। अब वह नींद के आगोश में था। अपनी माँ के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर उसकी नींद खुली थी। लक्ष्मी देवी अंदर बैठी हुई टीवी देख रही थी, लेकिन अभी इसी समय लाइट चली गई थी, इसलिए उन्होंने मोमबत्ती जलाकर रखी थी। तभी कुछ आहट सुनकर उन्होंने पूछा, क्या बात है बेटा, कौन है? जब उनके सवाल का जवाब नहीं आया तो लक्ष्मी देवी उठकर बाहर आई तो उन्होंने देखा कि पारस दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रहा है। इतनी रात को पारस किससे मिलने जा रहा है? वह चौंकी और उन्होंने पारस के पीछे से आवाज़ दी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे अब इस कहानी में क्या होगा, ये जानने के लिए मेरी ये कहानी सुनते रहें। धन्यवाद।